नाज़रीन, आज मेरा दिल बहुत ज़्यादा खफा है। यही लोगों की कहानियाँ, लोगों के किस्से, इतना दुख होता है। इतना अच्छा पढ़ती लिखती हुई लड़की जिसके इतने अच्छे ग्रेड्स भी थे, माँ बाप ने शादी कर दी, उसके बाद क्या हशर हुआ मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं कैसे आपको बताऊं। मतलब मैं अपनी तरफ से कोशिश पूरी करूंगा, जो कहानी मुझ तक पहुंची आप तक उसी तरीके से पहुंचाऊं ताकि आपको पूरा उसका मतलब समझ आए। लेकिन जो उसके अंदर का दर्द और कर्ब, जो उसकी डिटेल्स हैं, जो फर्स्ट हैंड सुनते वक्त मुझे पता चल रहा था, जो कैफियत मेरे ऊपर तारी हो रही थी, पता नहीं मेरी कुव्वत बयान इतनी अच्छी है कि मैं आप तक उस एसेंस को कन्वे कर पाऊंगा कि नहीं। लेकिन इसमें से बहुत कुछ है सीखने के लिए। मैं नहीं कहता कि माँ बाप हमेशा जल्दबाजी ही करते हैं बच्चियों की शादी में। बेचारे बहुत अपनी तरफ से केयरफुल रहने की कोशिश करते हैं और बहुत सोचा समझा फैसला लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके बावजूद शायद नसीब में जो सख्ती लिखी होती है वो आकर ही रहती है। ऐसी ही कहानी है सोबिया की, जो बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंस कर रही थी आज से 2 साल पहले, और उसकी उम्र थी 22 ईयर्स। उसका बैचलर्स कंप्लीट होने में 1 साल बाकी था कि उसका रिश्ता आ गया और माँ बाप ने तय कर दिया रिश्ता। अब देखा जाए तो जो उसने डिटेल्स बताई हैं रिश्ते की, वाकई में उसमें कोई ऐसी बात दिखती नहीं है कि इंसान कहे कि इनकार कर देना चाहिए था माँ बाप को। माँ बाप ने पूरी कोशिश की होगी, उनकी एक इकलौती बेटी थी ये, क्योंकि इसके 2 और भाई हैं जिनकी शादियां इसकी शादी होने के फौरन बाद हुई। मतलब 2 साल हुए हैं सोबिया की शादी को। उन 2 सालों में उसके छोटे भाई नासिर और उससे छोटे भाई अमजद की शादी भी हो गई। ये जो फैमिली है इसका ताल्लुक है रावलपिंडी से। शादी होकर सोबिया जिस ससुराल में गई, पीडब्ल्यूडी में इसके जो ससुराल है, उनका अपना एक घर है 7 मरले का, नीचे और ऊपर 2 पोर्शंस हैं, और उसमें एक जेठ और एक देवर रहते हैं अपनी फैमिलीज के साथ सोबिया के, और एक इसकी नंद भी है। मतलब सोबिया के अपने घर में भी 2 भाई हैं और जिनकी ये एक बहन है, और जहाँ ये ब्याह कर गई है वहाँ 3 भाई और 1 बहन है, जिनमें से एक भाई जिसका नाम सैयद शाह है, उसके साथ इसकी शादी हुई। सैयद शाह दुबई में होता है, और उसके 2 भाई हैं, उनके नाम मुझे नहीं पता, मैंने पूछे नहीं, जिनमें एक देवर है और एक जेठ है सोबिया का, और एक नंद है जिसका नाम है जुबिया। सोबिया की जब शादी होने लगी थी तो उस वक्त सोबिया की पढ़ाई चल रही थी, उसका 6th सेमेस्टर चल रहा था बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंस में। और कहती है कि मैं पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, मेरा CGPA 4 में से 3.6 था, और मेरा बहुत लगाव था पढ़ाई में। मैं चाहती थी कि मैं कंप्यूटर साइंस में जॉब भी करूं और मैं बाहर जाकर कमाना चाहती थी। इसीलिए मैं भी खुश थी जब ये शादी हो रही थी। मैंने सोचा था कि वैसे तो पता नहीं किसके साथ होगी, हालात साजगार होते हैं या नहीं। यहाँ एक ऐसे बंदे से शादी हो रही है जो पहले से ही बाहर मुकीम है, बाहर पहले से जॉब कर रहा है, तो उसको होपफुली मेरे जॉब करने पर एतराज़ भी नहीं होगा और इसी के बहाने मुझे भी बाहर जाने मिल जाएगा। तो ये सोचकर सोबिया ने भी अपनी रजामंदी जाहिर कर दी थी। और दूसरा ये भी था कि लड़के ने ये कमिटमेंट की थी कि जितनी पढ़ाई रहती होगी वो शादी के बाद अपने खर्चे पर मुकम्मल करवाएगा। लेकिन सोबिया कहती है कि शादी से पहले बहुत कुछ कहा गया था। शादी से पहले मुझे ये कहा गया था कि तुम्हारा जो लास्ट 2 सेमेस्टर्स हैं वो कंप्लीट होंगे, उसके बाद तुम्हें मैं अपने साथ दुबई ले जाऊंगा। अच्छा, यहाँ पर बात थोड़ी सी कर लेते हैं सैयद शाह की, जो इसका शोहर है। तो सैयद शाह दुबई में एक बहुत अच्छी कंपनी के साथ एक पोर्टफोलियो मैनेजर है। अब समटाइम्स ये होता है कि हम लोग ये सोचते हैं कि लड़का अच्छा कमा रहा हो तभी उसकी शादी करनी चाहिए, उसके साथ शादी कर देनी चाहिए। यहाँ पर लड़का बहुत अच्छा कमा रहा है, मतलब अच्छा नहीं, बहुत अच्छा कमा रहा है। मैंने पूछा कितना कमा रहा है? कहती है बिलाल भाई आप बिलीव नहीं करेंगे, उसकी तनख्वाह है 25,000 दिरहम। मैंने कहा 25,000 दिरहम तो हर एक को नहीं मिलती, दुबई में मैं भी रहा हुआ हूँ, ये अबव एवरेज सैलरी है, बहुत अच्छी सैलरी है। तो 25,000 दिरहम के बाद भी मसले हैं। कहती है कि ऐसे वैसे मसले हैं, मतलब हर चीज़ का हल पैसा नहीं होता। बहुत चीज़ों के जो मसाइल होते हैं ना, वो फैमिली कल्चर होता है, जो जब तक ना बदले, पैसा आ भी जाए तब भी वो कल्चर नहीं बदलता और मसाइल उसी तरह से जूं के तूं रहते हैं। मैंने कहा अच्छा क्या मसाइल हैं?
कहती है कि एक तो मुझसे ये कमिटमेंट की गई थी कि जब शादी हो जाएगी उसके बाद मेरी पढ़ाई कंप्लीट होने दी जाएगी और ये सैयद शाह स्पॉन्सर करेंगे, मतलब कि मेरी बाकी की फीस वो पे करेंगे। इसके बावजूद कि उनकी सैलरी बहुत अच्छी है, एक ऐसी कंजूसी है उस फैमिली में रची बसी हुई कि घर में अंडे आलू भी सोच समझ के आते हैं। टमाटर महंगे हो जाए तो टमाटर आना बंद हो जाते हैं। और जितने मर्जी पैसे कमा रहा है मेरा शोहर, वो या तो उसने अपने पास रखने या अपनी माँ को देने हैं। मेरे पास महीने के लगे बंधे 4,000 रुपए आते हैं। तो मुझे क्या फ़ायदा ऐसे शोहर के 25,000 दिरहम की कमाई का कि उसमें से उसकी बीवी के लिए महीने के सिर्फ 4,000 रुपए हैं, और वो 4,000 रुपए भी मुझसे पूछता है कि मैंने किधर किधर खर्च किए। तो बिलाल भाई आप ही बताएं, उस 4,000 में मैं वही अंडे और आलू लाती हूँ जो मेरे ससुराल वाले मुझसे रोक देते हैं, उस पॉकेट मनी में मैं लेती हूँ। मैंने कहा पढ़ाई का क्या बना? कहती है पढ़ाई तो गई खड्डे में। पढ़ाई तो मेरी सास ने कहा कि ये पढ़ना वढ़ना छोड़ो। उन्होंने जो रंग दिखाए, अपना ट्रू कलर्स उन्होंने रिवील किए शादी के बाद, उसका तो मुझे अंदाजा ही नहीं था शादी से पहले कि ये लोग इस तरह के हैं। वो बिल्कुल ही बिहाइंड द पिक्चर चला गया सैयद शाह। उसने अपनी माँ को आगे कर दिया और शादी की पहली रात ही उसने मुझे ये कह दिया था कि अगर तुम मुझे खुश करना चाहती हो तो मेरी माँ को खुश करना होगा। अगर ये तुमसे खुश है, मुतमईन है, तो समझ लो मैं तुमसे खुश और मुतमईन हूँ। तो मेरी खुशी का जो रास्ता है वो इनसे होकर गुजरता है, तो इनको तुम्हें सेटिस्फाई करना पड़ेगा। तो मेरी जो सास है उनकी मर्जी नहीं है कि मैं अपनी पढ़ाई जारी रखूं। मेरी सास इस माइंडसेट की है कि लड़कियां जितना पढ़ जाती हैं उतनी इंडिपेंडेंट होने लग पड़ती हैं, उतनी खुद मुख्तार होने लग पड़ती हैं। तो उनको काबू में रखने के लिए ज़रूरी है कि उनकी पढ़ाई पर लगाम लगाई जाए। तो जितना मैं पढ़ गई उसके बाद, मतलब जब से मेरी शादी हुई है, अपने 6th सेमेस्टर की क्लास लेने जा रही थी तो शुरू में मसला ये उठा कि तुम्हें छोड़ेगा लेगा कौन। उसके बाद जब मेरी सेमेस्टर की फ़ीस उन्होंने पूछी, उन्होंने कहा हाय 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 इतनी फ़ीस तो हम नहीं पे कर सकते। तो करते करते एक के बाद दूसरा इतराज़ उठाते उन्होंने मुझे मुसलसल डिस्करेज करना शुरू कर दिया और उसको ऐसा मसला बनाया कि बिलाखिर सैयद शाह ने भी मुझे फ़ोन करके यही कहा कि तुम छोड़ दो, ये पढ़ाई सिर्फ मसाइल क्रिएट कर रही है हमारी फैमिली के लिए, तो तुम्हारी पढ़ाई कोई लाजमी नहीं है। मैं कमा रहा हूँ ना, मैं 25,000 दिरहम किस लिए कमा रहा हूँ? अब कहने को ये मुझे बोल रहे हैं कि 25,000 दिरहम किस लिए कमा रहा हूँ मैं, लेकिन अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो उस 25,000 दिरहम में से मुझे 4,000 रुपए मिल रहे हैं महीने के। जो अभी इस फैमिली की सिचुएशन चल रही है, मुझे नहीं लगता कि इट्स गोना चेंज एनी टाइम सून और इट्स गोइंग टू चेंज एट ऑल एवर। मैंने कहा कि फिर आप मुझे बुला लें अपने पास। तो सैयद शाह ने मुझे वो भी शादी के पहले रात ही बता दिया था कि तुम्हें मेरी माँ को खुश करना है, और इवन दो अभी सैयद शाह चाहे तो मुझे अपने साथ रख सकता है। और व्यूअर्स, मैं खुद दुबई में रहा हुआ हूँ। अगर कोई बंदा 25,000 दिरहम कमा रहा है ना, तो एक जो स्टूडियो अपार्टमेंट भी अगर वो लेकर रहता है, अपनी फैमिली को रखता है, तो स्टूडियो अपार्टमेंट का मंथली रेंट होता है सारे एक्सपेंसेस इंक्लूड करके 4,500 दिरहम। उस वक्त होता था जब मैं दुबई छोड़ के आया था, हो सकता है 5,000 दिरहम हो गया हो, लेकिन 25,000 दिरहम में से यही मेन एक्सपेंस होता है जो आपने रेंट पे करना होता है। बाकी तो सब प्रीटी अफोर्डेबल होता है। तो वो अपनी फैमिली को साथ रख सकता है, लेकिन वो कहती हैं उसकी सास के तुम्हें मैं नहीं जाने दूंगी बिकॉज और सैयद शाह कहता है कि तुम्हें मैं अपने ससुराल में ही छोड़ना चाहता हूँ क्योंकि तुम मेरे बिहाफ पर मेरी निशानी हो मेरे माँ बाप के पास। तो जब जब उनको मेरी याद आएगी तो मेरी जगह तुम हो उनके पास, तो कम से कम मैंने अपना रिप्लेसमेंट तुम्हें वहाँ पर रखा हुआ है। तो माँ बाप कोई सारी उम्र तो साथ नहीं रहते, अल्लाह इनको लंबी ज़िंदगी दे, लेकिन एक दिन ये चले जाएंगे, उसके बाद हम दोनों तो सारी ज़िंदगी साथ गुजारनी ही है। दूसरा ये कि अभी मैं 25,000 दिरहम कमा रहा हूँ, लेकिन मैं बेड स्पेस में रह रहा हूँ जो मुझे सिर्फ 650 दिरहम देना पड़ता है महीने का। तो तुम अगर पाकिस्तान में रहोगी तो जो महीने के मेरे 5,000 दिरहम इस वजह से सेव हो रहे हैं कि तुम पाकिस्तान में रह रही हो, तो वो हमारे ही काम आने आगे जाकर। मतलब व्यूअर्स, आप सोचें कि पैसा इंसान की फितरत नहीं बदल सकता, बेशक आ भी जाए इंसान के पास। अब उसके पास पैसा है, लेकिन वो कहता है कि वो भी उसको बचाने हैं पैसे। हालांकि वो अपनी बीवी को साथ रख सकता है, लेकिन वो 650 दिरहम देकर बेड स्पेस में रह लेगा, लेकिन एक स्टूडियो अपार्टमेंट नहीं लेगा जिसमें अपनी बीवी को साथ रखे, क्योंकि उसको वो पैसे भी बचाने हैं। तो कहती है कि बिलाल भाई ये सिचुएशन है कि वो टोटल पैसा बचाने में मसरूफ़ है, उसका ध्यान ही नहीं है इस तरफ कि क्वालिटी ऑफ लाइफ को अपग्रेड किया जाए। और दूसरा ये कि मेरे लिए ससुराल में बहुत अब मुसीबतें होती जा रही हैं। मैंने कहा क्या मुसीबतें हो रही हैं?
तो कहती है कि क्योंकि मेरे अलावा उस घर में एक देवरानी है और जेठानी है, तो वहाँ सारे घर के काम हम बहुओं के ही सपुर्द हैं। तो अब जैसे फॉर एग्जांपल दिन में 3 वक्त का खाना वहाँ खाया जाता है, एक नाश्ता, एक दोपहर का खाना और एक रात का खाना। तो हमारी सास ने जिम्मेदारी लगाई हुई है कि नाश्ता जेठानी बनाएगी, क्योंकि उसके बच्चे स्कूल जाते हैं तो वो पहले उठ जाती है, तो उसके लिए पॉसिबल है। बाकी जो देवरानी है वो 12 बजे उठती है, और मेरी क्योंकि शुरू में एजुकेशन चल रही थी, मैं होती नहीं थी घर में, तो शुरू में ही जो शेड्यूल डिसाइड हुआ था उसके तहत जेठानी के सर पर ये जिम्मेदारी आई थी कि नाश्ता उसने बनाना है और देवरानी ने दिन का खाना बनाना होता था और रात की खाने की जिम्मेदारी मेरी होती थी। अब होने ये लगा कि शुरू में तो 2 महीने बड़ा स्ट्रिक्टली सबने अपनी अपनी चीज़ें फॉलो की, और मैं तो मुसलसल ही स्ट्रिक्टली ही फॉलो कर रही हूँ, लेकिन देवरानी और जेठानी ने अपने हिस्से के काम भी मुझ पर छोड़ना शुरू कर दिए हैं, ये कहकर कि हम टीम वर्क हैं, घर में सब मिलजुल कर काम करते हैं। तो मिलजुल कर जो काम करते हैं, रात के वक्त मेरा हाथ बटाने तो कोई नहीं आता, खाना भी मैंने ही बनाना होता है, बर्तन भी मैंने ही धोने होते हैं। उस वक्त ना तो देवरानी आती है ना जेठानी आती है, लेकिन मुझसे एक्सपेक्ट करते हैं कि नाश्ता मैं बना दिया करूँ, उनका हाथ बटा दिया करूँ, दिन के खाने में उनका हाथ बटा दिया करूँ। और मतलब कि 10 में से अगर मैं एक दफ़ा इनकार कर दूं तो वो एक दफ़ा ऐसा याद रखा जाता है कि मेरे ऊपर बार बार वो पलटाया जाता है, मुझे उसके ताने दिए जाते हैं कि तुम हमारे साथ मिलजुल कर नहीं रहती और तुम हमारे साथ ताउन नहीं करती। अब ये तो व्यूअर्स मैं खुद भी समझता हूँ कि ये टीम वर्क के बहाने ना एक दूसरे के सपुर्द काम थोपे जाते हैं, और एक दफ़ा इंसान अगर ना कर देना तो वो उसके लिए इल्ज़ाम बन जाता है। ये हर जगह यही रूल अप्लाई होता है। तो वहाँ पर भी वो यही कह रही है कि अब जेठानी की मर्जी होती है कि मैं सुबह सुबह उठकर उसके साथ नाश्ता भी बनाकर सबको दिया करूँ, देवरानी की मर्जी होती है कि मैं दिन के वक्त उसके साथ सब्जियां काटा करूँ, सबको दिया करूँ, लेकिन रात के वक्त सब कुछ मैंने अकेले देखना है। सब्जियां या गोश्त काटने से लेकर उसकी बुनाई, उसकी वो सबको परोसना, फिर सबके बर्तन इकट्ठे करना, सब धोना, और सब चीज़ें मैंने अकेले करनी होती हैं। और मैं इस पोजीशन में नहीं हूँ कि मैं उनके साथ किसी किस्म का की बहस करूँ या टाकरा लगाऊँ, बिकॉज मैं उनके बाद आई हूँ, वो मेरे से पहले से उस घर में थी। तो नेचुरल सी एक चीज़ है कि जिस भी एक सेटिंग में जो पहले से मौजूद लोग होते हैं वो थोड़ी धौंस जमा कर रखते हैं, थोड़ी अपनी इजारादारी कायम रखने की कोशिश करते हैं। तो उस घर में भी यही हो रहा है कि उसके से एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो ताउन करे, जबकि उसके साथ कोई ताउन नहीं करता। कहती है कि मैं उसमें भी सरवाइव कर लूँ, कोई मसला नहीं है, लेकिन अब जो होने लग पड़ा है ना मेरे साथ, वो तो इतना बुरा है कि आपको मैं बयान नहीं कर सकती। मैंने कहा अब क्या हुआ? कहती है मेरी जो नंद है जूबिया, उसकी शादी अब तय हो रही है, उसका रिश्ता आया है और उसकी शादी होने वाली है। तो उसके ससुर ने भांप लिया कि मेरे साथ क्या हो रहा है, मतलब कि मेरी शादी हुई है और मेरा जो शोहर है बाहर है। तो बिन कहे ही लोग समझ जाते हैं कि अगर शोहर बाहर है, इतना अच्छा कमा रहा है, तो ये अकेली अगर इधर है और पढ़ाई भी इसकी बीच में छूट गई, तो लोग खुद ही से अंदाजे लगा लेते हैं कि ये दबी हुई है। तो मेरे से बहाने से मुझे तसल्ली देने की नीयत से मुझसे बातें पूछने की कोशिश करते हैं। मैं बताना नहीं चाहती अपनी बातें उनको, तो मेरे कंधे पर हाथ रखते हैं और मुझे तसल्ली देने की कोशिश करते हैं। मुझे नहीं अच्छा लगता उनका मेरे कंधे पर हाथ रखना, लेकिन उसके बावजूद जब भी उनको मौका मिलता है, जैसे मैं किचन में चाय बना रही होती हूँ, जब वो आए होते हैं तो किचन में आ जाएंगे बहाने से, सिगरेट पीने के बहाने, क्योंकि किचन से ही बाहर गैलरी है, उधर उनकी मर्जी होती है जाकर सिगरेट पी लें। रास्ते से किचन से होकर गुजरते हैं तो मेरे कंधे पर हाथ रख के जाते हैं कि बेटा तसल्ली रखो। अब इट हैज़ हैपेंड 3 or 4 टाइम्स, सो मच सो कि अब मुझे ये फील हो रहा है कि इनकी नीयत ठीक नहीं है। उनका वो, क्योंकि एक लड़की में एक छठी हिस्स होती है, एक सेंस होती है अल्लाह ताला की तरफ से, एक नेचुरली जो उसको इन्फॉर्म करती है कि व्हाट इज़ गुड टच एंड व्हाट इज़ बैड टच। तो ये जिस तरीके से मुझे टच करके जाते हैं, जिस तरीके से मुझे कंधे पर हाथ रखते हैं और गर्दन को इस तरह से सहला कर जाते हैं, अब मुझे एहसास हो गया कि ये बंदा ठीक नहीं है। तो इस बार मैंने उनको टक्का सा जवाब दे दिया। मैंने उनको बोला कि नेक्स्ट टाइम आपने मुझे हाथ नहीं लगाना अंकल। ये कहने की देर थी कि उन्होंने अपना मुंह बसूर लिया मुझसे, और मेरी सास को पता नहीं उन्होंने क्या बोला है
कि मेरी उन्होंने ठीक ठाक क्लास ली है और मुझे सुना दिया कि तुमने क्या बदतमीज़ी की है ज़ुबिया के ससुर के साथ, तुम्हें तमीज़ नहीं है। मैंने पूछा कि क्या हुआ, आप ऐसे क्यों कह रही है, लेकिन वो आए बाई शाएँ कर रही है उनको भी, क्योंकि उस बंदे ने ठीक से एक्सप्लेन नहीं किया किसने किया क्या, लेकिन वो मुझसे नाराज़ हो गई हैं और मुझ पर ये दबाव है उस बंदे की तरफ से कि खबरदार अपनी ज़बान तुमने खोली, क्योंकि अगर तुमने खोली तो मैं तुम्हें ही गंदा कर दूंगा तुम्हारे ससुराल के सामने, क्योंकि वो उसकी नंद का होने वाला ससुर है और वो लोग बहुत आओ भगत करते हैं अपने बेटी के ससुराल वालों की। तो नाजरीन, ये सिचुएशन है, आप सोचें कि एक लम्हा फिक्रिया है। कितने अफसोस की बात है कि लड़कियों को, पढ़ती लिखती हुई लड़कियों को, जिनके अच्छे ग्रेड्स आ रहे होते हैं, जिनका अच्छा ब्राइट फ्यूचर होता है, शुरू में लड़के वाले कमिटमेंट करते हैं कि शादी हो जाए, उसके बाद हम तुम्हारी एजुकेशन भी कंप्लीट करवाएंगे और सब कुछ होगा, लेकिन जब शादी हो जाती है उसके बाद उनका जो असली चेहरा सामने आता है व्यूअर्स, वो इतना भयानक होता है। अब आप सोचें इस सिचुएशन में ज़ुबिया क्या करे। मुझे कहती है कि बिलाल भाई, मैं तो अब नाउ दिस हैज़ बिन हैपनिंग फॉर 2 years और मेरी पढ़ाई भी बीच में रह गई है एंड आई एम वेरी सीरियस अबाउट माई प्रोफेशन ऑल्सो। तो मुझे अब ये लग रहा है कि मैं अब खुला ले लूँ, लेकिन मैंने अपने भाइयों से अपने बात की तो मेरे भाई ऐसे हैं, उनकी शादियां हो गई हैं मेरे बाद, लेकिन वो कहते हैं कि ओ मेरी बहन जीती रहो, खुश रहो, सदा खुश रहो और सदा हंसती बसती रहो, बड़े अच्छे तरीके से मिलते हैं। लेकिन मैं उनको जानती हूँ कि अगर मैं ये शादी तोड़कर वापस अपने मैके में चली जाती हूँ ना, तो वो 5 मरले का घर है, जिधर नीचे एक भाई रहता है, ऊपर दूसरा भाई रहता है, उनको एक आंख नहीं भाऊंगी मैं कि बहन वापस आ गई है। और दूसरा ये कि 2 साल हो गए हैं तो कोई औलाद भी नहीं हुई, क्योंकि मेरे जो शोहर है सिर्फ 1 महीना मेरे साथ रहे थे और उसके बाद 2 साल हो गए, अभी तक सिर्फ उनके साथ फ़ोन पे रब्ता है और वो पाकिस्तान नहीं आए। और मेरी सास की तरफ से ये भी मुझ पर प्रेशर है कि तुम्हें औलाद नहीं हो रही। नाज़रीन, आप सोचें कि कितनी डायरेक्शन से उस बेचारी को प्रेस किया जा रहा है। एक ये उस पर प्रेशर कि तुम्हारी औलाद नहीं हो रही, जबकि उसका जो शोहर नामदार है वो सिर्फ 1 महीना उसके साथ रहा है। अब इसमें भी क्या उसका कसूर है? उसकी पढ़ाई छुड़वा देगी एक ऐसी लड़की की जिसका 3.6 CGPA था। 3.64 में से CGPA आना कोई आसान बात, कोई खाला जी का घर नहीं होता। वो बच्ची बहुत मेहनत से पढ़ रही होगी, उसके पढ़ाई में से चलते हुए उसको उठा लिया और उसकी पढ़ाई ख़त्म करवा दी, डिसमिस करवा दी। उसको कहा गया कि तुम्हें मैं अपने साथ रखूँगा और यही सोचकर उसने शादी की। उसके माँ बाप को भी ये तसल्ली थी। जब शादी होगी उसके बाद उसके शोहर ने आंखें ही बदल ली, आंखें ही फेर ली। उसका कोई प्रोग्राम ही नहीं है उसको लेकर जाने का तो दूर की बात, वो खुद पाकिस्तान का चक्कर नहीं लगा रहा। बस शुरू के जो 1 महीना वहाँ पर था, उसके बाद वो पाकिस्तान आके ही नहीं दे रहा। 25,000 दिरहम कमाते हुए उस बेचारी के हाथ में सिर्फ 4,000 रुपये रखता है और उससे भी उसका हिसाब लिया जाता है कि या टमाटर लिए या प्याज लिए या अंडे लिए या आलू लिए। नाज़रीन, ये अलमिया है, ये स्टेट ऑफ अफेयर्स है हमारी सोसाइटी का। आप सोचें कि पढ़ती लिखती हुई लड़कियों को उनकी अच्छी सूरत की वजह से, उनके अच्छे बातचीत करने के अंदाज की वजह से, उनकी अच्छी एजुकेशन की वजह से उनसे शादी कर ली जाती है। बाद में उनको काम भी नहीं करने दिया जाता, उनकी पढ़ाई भी कंप्लीट नहीं करने दी जाती और ऊपर से उसके साथ हरासमेंट हो रही है। और ना तो वो अपनी सास को बता सकती है, बिकॉज सास भी उल्टा उसी को सरजनिश कर रही है, और ना ही उसके मैके में कोई जगह रही है कि उस तरफ जा सके। तो मुझसे पूछ रही थी कि बिलाल भाई कोई तरीका बताएं कि मैं किसी तरह से कनाडा मूव हो जाऊं, कनाडा की परमानेंट रेजिडेंस मिल जाए मुझे, मैं इस सारे सिस्टम में से निकलूं। ये मियाँ भी मेरे साथ सिंसियर नहीं है, मेरे माँ बाप बेचारे हैं, लाचार हैं, उनके घर में मेरे लिए अब कोई जगह नहीं है और मेरे सास और मेरे ससुराल से मुझे किसी किस्म की कोई उम्मीद नहीं है। तो व्यूअर्स, मैं तो इतने सारे इसमें प्रेसिंग फैक्टर्स हैं कि कोई भी राय देने से कासिर हूँ। मुझे लगता है कि इफ़ एट ऑल उसको अपने माँ बाप से बात करनी चाहिए और उनको कॉन्फिडेंस में लेकर उनको सारी चीज़ें बतानी चाहिए। लेकिन जो मैं समझ पाया हूँ, हमेशा ये भी आसान नहीं होता कि माँ बाप को अगर कॉन्फिडेंस में ले ले बच्ची तो उसके बाद उसके हालात सुधर जाएंगे, क्योंकि माँ बाप खुद बहुत से वजहों से मजबूर होते हैं और वो कहते हैं कि बस इस घर तुम्हारी डोली जा रही है, यहाँ से अब तुम्हारा जनाजा ही उठना चाहिए। वो उस किस्म के माँ बाप मुझे लग रहे हैं। अब आप मुझे बताएं कि ऐसी सिचुएशन में क्या करे ये बच्ची, कितनी इसकी डिफ़िकल्ट सिचुएशन है। आप क्या इसको मशवरा देना चाहेंगे? नीचे कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। आपसे मुलाकात होती है इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट टाइम तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।